अम्मा भी जब से ज़ोहरा को देखकर आई थी बहुत खुश थी। आतिफ के लिए ऐसी ही लड़की उनके ख्यालों में थी। बड़ी रह रहकर कभी ज़ोहरा के हुस्न की तारीफ़ करती तो कभी उसके हाथ के जायके की शान में तारीफ़ करती। उसका सुलझा हुआ लेकिन बाअदब अंदाज़े गुफ्तगू भाई साहब को भी बहुत भाया था। ज़ोहरा की अम्मी का रख रखाव, ख़ानदानी शराफत कुछ भी नज़रअंदाज करने के काबिल न था। सबके मुंह से उसकी तारीफ़ सुनते आतिफ बहुत खुश था। ज़ोहरा के भाई को सऊदी अरब में नौकरी मिली थी और उसकी अम्मी बेटी की शादी के फ़र्ज से छुटकारा पाकर हज और उम्रे की सआदत हासिल करना चाहती थी। बेटे का निकाह तो हो चुका था लेकिन अभी कुछ दिनों बाद रुखसती का इरादा था। आतिफ अपने पाँव पर खड़ा हो चुका था। यहाँ से भी कोई देर नहीं थी। खुशी के माहौल में जब दोनों खानदान शादी की तारीख तय कर रहे थे तो सितारा भाभी का दिल जल रहा था। यही लोग जो आज बढ़ चढ़ कर शादी के इंतज़ाम में लगे थे उनकी शादी में किस तरह रंजीदा थे। ज़ोहरा के ख़िलाफ़ सोचते हुए बिल्कुल भी याद नहीं था कि वाजिद भाई अब तक कुछ नहीं कमाते थे। उन दोनों की खुदगर्ज़ फितरत ही थी जो वे दोनों अब तक एक घर में सबके साथ रहते हुए भी अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते थे। वाजिद भाई को भाई साहब हर महीने खर्च देते थे। आतिफ की शादी पर भी उसे तोहफ़ा देने के बजाय उन्होंने उससे शादी की ख़रीदारी की मदद में रकम वसूल की थी। दिन पर लगाकर उड़े और ज़ोहरा आतिफ की दुल्हन बन गई। तमाम डर का ख़ात्मा हो गया। आतिफ की मोहब्बत में शादी के बाद इजाफ़ा हुआ था। अम्मा भी बहुत मेहरबान सास थीं तो भाईजान और भाभी भी छोटी बहनों की तरह अजीज़ रखते। सितारा भाभी और वाजिद भाई का अंदाज़ भी वैसे तो खुशगवार था लेकिन उनके देखने के अंदाज़ या लहजे से उसे अनदेखी बेचैनी होती थी, इसीलिए वे जानबूझकर उनके सामने जाने से बचती। सच तो यह था कि परहेज़ मुश्किल भी बहुत था। ज़ोहरा ने आकर बड़ी भाभी की सारी जिम्मेदारियां बांट ली थी। कभी वे उनके साथ किचन में खाना बना रही होती तो कभी नौकरानी के साथ सोफ़े हटवा कर सफाई करवा रही होती। टीपू को पढ़ाना तो उसने अपनी जिम्मेदारी बना लिया था। यही आतिफ की ख्वाहिश भी थी। इस घर में रचा बसा देखकर आतिफ खुश हो जाता। वाजिद भाई ज़्यादातर घर में ही टीवी लाउंज में बैठे रहते। सितारा भाभी और वाजिद भाई उसे जानबूझकर यूँ छोटे छोटे कामों में उलझाते कि उसे लजन होने लगती। वे उन्हें चाय बनाने पानी लाने से मना करके घर का माहौल नहीं ख़राब करना चाहती थी। मजबूरन उनके पुकारने पर जाना ही पड़ता। ज़िंदगी इसी का नाम है। कभी कोई सूरत हाल कामिल नहीं होती, कोई दुख किसी बेहतरी की वजह नहीं बनती है तो कभी खुशियाँ भी बेचैन कर जाती हैं। आतिफ के साथ खुश ज़िंदगी गुजारती ज़ोहरा को बड़ा सदमा माँ की मौत का मिला था। खबर सुनकर वे तेवरा कर गिरी तो कितनी देर बेहोश बहाल न हुए। उनकी अम्मी का सऊदी में ही इंतकाल हो गया था। उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें वहीं दफना दिया गया। ज़ोहरा उनके आखिरी दीदार से भी महरूम रह गई। ऐसे वक्त में जब वे खुद माँ बनने वाली थी, इस खबर ने उसके जहन पर बुरा असर डाला था। उसके वजूद में पनपती ज़िंदगी भी उसके आंसुओं का बोझ न सहार सकी और वे खाली रह गई। लगातार मुसीबत उसे कमज़ोर कर गई। कहाँ वे खुशियों के हिंडोलों में झूल रही थी, अब एकदम डिप्रेशन में आ गई। आतिफ ने इस सूरत हाल में उसका बहुत साथ दिया, अपने होने का यकीन दिलाया। उसने हमसफ़र की मोहब्बत को ज़्यादा राह की तरह थाम कर उसने फिर जीना शुरू कर दिया। फ़ज़ा को पढ़ाते वलीद को कुछ ही अरसा हुआ था लेकिन वह एक अजीब मुश्किल में गिरफ़्तार हो चुका था। एक ऐसी सूरत हाल में घिर चुका था कि न खुद कुछ समझ पा रहा था न किसी को बता सकता था। फ़ज़ा बहुत बेबाक थी। पढ़ते वक्त उसका ध्यान पढ़ने से ज़्यादा बातों पर होता। वे ऐसी टेबल मीनिंग और बेबाक बातचीत करती कि वलीद को पसीना आ जाता। फिल्मों के बेहुदा सीन से वलीद की खूबसूरती की तारीफ़ करती तक उसे किसी बात के करने में झिझक नहीं थी। शुरू में वो उसकी तारीफ़ करती तो वह मुस्कुरा देता। अपनी तारीफ़ किसे बुरी लगती है, फिर वे उससे अपने
आप बारे में पूछने लगी। कैसी लग रही हूँ मैं? ये कलर मुझ पर अच्छा लगता है ना? इस सूट की फिटिंग भी अच्छी है। ऐसे चलाकर कमरा बंद किए दुपट्टे से बेपरवाह वे उसे क्या दिखाना चाहती थी। कागज़ पर चलते वलीद के हाथ जमने लगे थे। आंटी ने अशअर को ठीक मना किया था। उसने थककर सोचा था वह खुद तो 2 महीने की एडवांस फीस लेकर खर्च भी कर चुका था। बचाव की राहें बंद थीं। फ़ज़ा अपने बालों को जूड़े की शक्ल में लपेटे मेज़ की दूसरी तरफ ज़मीन पर आगे को झुक कर बैठी समझ रही थी। उसके खुले कंधे, गर्दन और आँख को ढलकता कमीज़ का गिरेबान वलीद को शर्माने पर मजबूर कर रहा था। दुपट्टा नीचे गिरा पड़ा था। उसे पारसाई का दावा नहीं था, फिर भी हर तरह की एहतियात करना चाहता था। आप प्लीज़ दुपट्टा ओढ़कर ठीक से बैठें, वलीद ने सख्ती से टोका। ठीक ही बैठी हूँ। उसने आंखों में अजीब सी चमक लिए नासमझी का मुजाहिरा किया तो दिल ही दिल में उस पर लानत भेजकर वलीद दोबारा समझाने लगा। यह देखें मेरी कितनी अच्छी तस्वीर है। पढ़ाई पर ध्यान दिए बिना वह उसे मोबाइल पर अपनी तस्वीर दिखा रही थी। आप मोबाइल ऑफ कर दें, उसने देखे बिना जवाब दिया। नहीं भाई, ये नहीं कर सकती। मेरे शौहर फ़ोन करते हैं, दीवाने हैं मेरे, मर ही न जाएं। उसने मजाक उड़ाया था। लगातार मोबाइल पर बिजी वे शायद उसे तस्वीरें व्हाट्सएप करना चाह रही थी, लेकिन उसकी तरफ से कुछ वीडियो और तस्वीरों के मिलने के बाद ही वलीद उसे ब्लॉक कर चुका था। ये सब अच्छी बात नहीं। मैं आपको पढ़ाने आया हूँ। आप पढ़ें वरना इम्तिहान कैसे देंगी? उसे लगातार मोबाइल में बिजी देख कर वलीद ने सब्र से समझाया। पढ़ना किस कमबख्त को होता है? मैंने तो अपनी कंपनी के लिए ही ट्यूशन रखी है, उसने बेबाकी से कहा था। उसकी पूरी कोशिश होती कि वलीद उसका खूबसूरत चेहरा और पुरकशिश सरापा देखता रहे। वह उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराती, उसके चेहरे पर नज़र जमाए बात करती, बिला झिझक उसका हाथ पकड़ लेती। यह बात मैं दिलावर भाई को बता दूँ तो? वलीद के सब्र का पैमाना भर गया। उसने पेन पटक कर गुस्से से उसे देखा। तो देख लो बताकर, तुम्हारा यकीन तो नहीं करेगा, मेरा सब करेंगे। वह हंसी। वलीद गुस्से से उठकर अपना बैग उठाए चला गया था। उसे इस बारे में संजीदगी से सोचना ही था। माशा अल्लाह, अल्लाह बुरी नज़र से बचाए। कैसे आंखें खोल देख रही हैं। बड़ी भाभी ने गुलाबी गुड़िया सी बच्ची को गोद में लेकर अम्मा बी को मुखातिब किया था। आतिफ की बेटी हुई थी। अरसे बाद घर में नन्हे बच्चे की आमद सबको पुरजोश कर गई थी। अम्मा भी जोहरा को दूध पीने और पंजीरी खाने की नसीहत कर रही थी। बड़ी भाभी की आवाज़ पर दोनों ही ने प्यार भरी मुस्कुराहट से नन्ही परी को देखा था। अपने बाप की तरह इसे भी हर काम की जल्दी है। आतिफ ने भी बहुत जल्दी सब काम किए थे। 10 महीने का तो घर में भागा फिरता था। सेहत भी ऐसी कि अपनी उम्र से बड़ा लगता था। यह तो बिल्कुल चिड़िया सी है। अम्मा बी ने दुलार से गुड़िया को गोद में लेते आतिफ का बचपन याद किया था। आतिफ उनका सबसे छोटा और प्यारा बेटा था। हर बात में उसे याद करना उसकी आदत थी। अब यह तो उसकी औलाद का मामला था। खुशी से उनका चेहरा चमक रहा था। लहजे से छलकती ताजगी किसी से छुपी न थी। बेटियां तो चिड़िया ही होती हैं घर में रौनक फैलाने वाली। यह तो बेटे होते हैं बिल्ले की तरह गुर्राने वाले। भाभी ने हंसकर जवाब दिया। कोई बहन थी ना नंद। शदीद ख्वाहिश के बावजूद बेटी से भी महरूम रही। अब इस प्यारी सी बेटी को देखकर उन्हें दिली खुशी हो रही थी। चिड़िया, ये अच्छा नाम रख दिया आपने। जोहरा इत्मीनान से मुस्कुराई थी। बड़े ऑपरेशन की तकलीफ उठाकर जब उसे बेटी के आने की खुशखबरी मिली तो खुशी से भरा दिल भी लम्हा भर को कांप गया। शादी के 3 साल बाद औलाद की नेमत से मालामाल हुई थी। अभी उसकी हालत की वजह से आगे की भी कुछ उम्मीद नहीं थी। ऐसे में अगर अम्मा भी रिवायती सास बन जाती तो अच्छा न होता। उसे तो अपनी लाडली जान से ज़्यादा प्यारी थी, लेकिन आसपास का माहौल और रवैये भी परवरिश के अहम किरदार अदा करते हैं। टीपू कहाँ है भाई? अम्मा बी को लाडले पोते की याद सताई। ज़बरदस्ती होमवर्क करने बिठाया है, वरना तो चची के सरहाने ही बैठा होता है, भाभी ने मुस्कुराते हुए बताया था। चची से टीपू की दिली मोहब्बत से सब ही वाकिफ़ थे। सितारा भाभी ने अंदर दाखिल होते हुए मुकम्मल खुशियों भरा मंजर देखा तो अपनी खाली गोद का एहसास बढ़ गया। महरूम दिल में नरमी पैदा कर दे।
انسان خدا سے نزدیک ہو جائے تو یہ زحمت نہیں رحمت ہوتی ہے، لیکن جب حاصل پر شکر کے بجائے لا حاصل کو گننے کی عادت پڑ جائے تو یہ سب بڑا عذاب ہے۔ حسد کی سیاہی زندگی کے تمام رنگوں پر، تمام خوشیوں پر یوں حاوی ہو جاتی ہے کہ شکر کی صلاحیت چھین لیتی ہے۔ ستارہ بھابھی نے بڑی مشکل سے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر زہرا کی خیریت معلوم کی تھی۔ مسکرا کر جواب دیا۔ زہرا کو خبر نہیں تھی کہ زہر بھرے دل کی نظر اس کی خوشیوں کو نشانے پر رکھ چکی ہے۔ سب آج ہی پڑھ لو گی؟ نرمین چہرے پر فکر سجائے پورے دھیان سے کتاب پڑھنے میں بزی تھی۔ بابر کی شوق آواز نے اس کی چپی توڑی۔ اس نے ناسمجھی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ کیا ہو گیا بھائی، اتنی مگن تھی؟ اس کے چہرے پر بڑا بڑا لکھا ڈونٹ ڈسٹرب می نظر انداز کرتا بابر اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ ڈپارٹمنٹ کا لان ہری گھاس سے سجا اور اسٹوڈنٹ سے بھرا تھا۔ کتاب پر دھیان تھا۔ نرمین نے پیج پلٹتے سرسری سے جواب دیا۔ رمشا کہاں ہے؟ بابر نے اس کی دوست اور اپنی کزن کا پوچھا۔ بابر ان سے سینئر تھا۔ رمشا ہی ان کے بیچ انٹروڈکشن کی وجہ تھی۔ کینٹین گئی ہے، ہر کلاس کے بعد کچھ کھانا ضروری ہے اسے، نرمین نے کتاب بند کرتے جھلا کر کہا تھا۔ تو میں تمہاری طرح خالی پیٹ نہیں پڑھ سکتی، اسائنمنٹ کو ہوا بنا لیا ہے، رمشا نے بھی ان کے پاس آ کر بیٹھتے منہ پر جواب دیا۔ اس کے ہاتھ میں 2 رول اور 1 گلاس سافٹ ڈرنک کا تھا۔ تم تو نہیں کھاؤ گے نا؟ 1 رول نرمین کو تھماتے اس نے بابر کو مخاطب کیا۔ اس کے انداز پر وہ ہنس دیا۔ تم سے تو کچھ نہیں کھاؤں گا، ساری زندگی کے احسان رہ جائے گا۔ نرمین تم بتاؤ، ایسا کون سا اسائنمنٹ ہے جو جان نہیں چھوڑ رہا؟ رمشا تو بے پرواہی سے کھانے میں بزی رہی، لیکن سینئر کی مدد ملتے دیکھ کر نرمین نے فوراً رجسٹر کھولا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ 5واں اور 8واں ٹاپک کہیں نہیں مل رہا ہے۔ بابر نے صاف ستھری رائٹنگ میں اسائنمنٹ کے ہیڈنگ کے نیچے سیٹنگ سے نمبر وار نام دیکھے اور مسکرا دیا۔ میرے پاس گھر میں ایک کتاب پڑی ہے، وہ لا دوں گا، اس میں مل جائیں گے۔ اس نے آرام سے مسئلے کا حل نکالا۔ کل تو سنڈے ہے۔ نرمین کا منہ لٹک گیا۔ اوہو، کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہوتی ہو تم نرمین۔ ہم نے منگل کو سبمٹ کروانا ہے، گھر جا کر فرصت سے گوگل چھاننا، سب مل جائے گا۔ رمشا نے ناک سے مکھی اڑائی۔ مجھے جان نہیں چھڑانی، اچھے نمبر لینے ہیں۔ سب کتابوں سے نیٹ سے ڈھونڈ کر اچھا اسائنمنٹ بنانے میں وقت لگتا ہے۔ سر نے صاف کہا تھا کہ کاپی پیسٹ والا کام مت کرنا، نرمین نے چڑھ کر کہا تھا۔ ان کے زمانے میں یہ آسانی نہیں تھی، تو ہم سے بدلہ لیتے ہیں۔ بک ریڈنگ کی عادت ڈالیں سب، پر تم جیسے پاگل جو ان کی بات پر جوں کا توں عمل کرتے ہو۔ رمشا نے ان کی نقل اتارتے جل کر کہا تھا۔ اوکے بھائی، تم لوگ لڑو نہیں۔ نرمین تم مجھے اپنا واٹس ایپ نمبر دو، میں گھر جا کر پکس لے کر بھیج دوں گا، بابر نے صلح کرواتے ہوئے کہا تھا۔ نرمین نے ایک لمحہ سوچا، پھر آرام سے اپنا نمبر دے دیا تھا۔ یہ پہلی بار تھی۔ اس کے بعد بار بار بابر نے بن مانگے اس کی مدد کی۔ رمشا تو یونیورسٹی انجوائے کرنے آتی تھی، پاس ہو جانا اس کے لیے کافی تھا۔ نرمین کی نظر پوزیشن پر تھی۔ اس کا ارادہ ایم فل پی ایچ ڈی کرنے کا تھا۔ وہ پوزیشن نہ بھی لے پاتی تو بھی اچھی پرسنٹیج بہت ضروری تھی، اس لیے وہ اپنی پڑھائی پر بہت محنت کرتی۔ بابر جلد ہی نرمین کے فیس بک فرینڈز میں بھی شامل ہو گیا۔ نرمین پڑھائی سے ہٹ کر اس سے خود کوئی رابطہ نہیں رکھتی تھی۔ وہ پڑھنے میں بہت اچھا تھا، بے پرواہ مزاج تھا، اکثر فارورڈ میسج کرتا۔ اس کے بیتوکے جملے کبھی کبھی نرمین کو الجھن میں ڈال دیتے، لیکن نوٹس کے لالچ میں وہ نظر انداز کر دیتی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ذرا سی لالچ آگے اسے کس مشکل میں گرفتار کرنے والی ہے، لیکن بے خبری بھی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ انسان کو کل پیش آنے والی پریشانیوں کا اندازہ ہو جائے تو وہ اپنا آج بھی سکون سے نہ گزار سکے۔